स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने उसके अंदर 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। और पिछला ही लेसन हमने चर्चा में लिया था फ्रेंड्स कि आखिर हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, इस बात की हमने पिछले लेसन में डिटेल से चर्चा की थी, संसद की आखिर क्या भूमिका होती है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, और उस लेसन में हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो लेसन हमारा होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कानूनों के बारे में, यानी कि कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, कानूनों का निर्माण, ठीक है, कौन कौन सी कानूनों की प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम जो है डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जरूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, यानी नोटिफिकेशन बेल पे आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और देखो क्या कहता है, सुनेगा। कहता है कानूनों की समझ, कानूनों के बारे में आज हम समझने वाले हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है कि आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे, शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। ठीक है, मैंने आपसे पिछले लेसन में भी चर्चा की थी कि 18 साल से अगर यानी 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है, चाहे पुरुष हो या महिला, तो उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते होंगे। अभी तक आप ये जान चुके हैं कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, यानी क्या कानून जो बनते हैं क्या सभी लोगों को लागू होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो या अन्य कोई समाज के जो है कोई भी वर्ग समुदाय हो। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है, यानी ये कह रहा है कि कोई कानून ऐसा भी होता है क्या कि जो है अपनी सीमा से परे जा के संसद ने बना दिया हो या जो वहाँ की विधायिका है उसने बना दिया हो। नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, यानी ऐसी अगर परिस्थिति बन जाए तो हमें उसमें फिर क्या करना चाहिए, तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखो आगे चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कानून जो होते हैं वो सभी पर लागू होते हैं क्या। तो देखिए कहता है इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे देखिए प्रश्नों का उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? बिल्कुल गलत उसने किया है। कि और मित्रों जो हम बात करते हैं किसकी, मैंने आपसे पिछले लेसन्स में भी चर्चा की थी अनुच्छेद 14 की, कि विधि के समक्ष क्षमता हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार की हम चर्चा करते हैं। और आर्टिकल 14 ही मित्रों ये कहता है क्या कि विधि के समक्ष क्षमता, यानी विधि के समक्ष क्षमता और विधि के द्वारा समान संरक्षण। इस बात की मैंने आपसे जो है जब मूल अधिकार का चैप्टर लिया था भारत की राज्यव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक में, जिन्होंने भी उन लेसन्स को नहीं देखा है मित्रों जरूर से आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है ना तो बिल्कुल आपकी वहाँ दूर हो जाएगी, तो ज़रूर से आप उसको देख लीजिएगा मित्रों। तो विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यही बात कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या। विधि के समक्ष क्षमता का मतलब ये है कि विधि मतलब कानून, और कानून के समक्ष क्षमता यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यानी ये कह रहा है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल कानून सभी पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी, ये कह रहा है ना कि उसका आर्थिक या राजनीतिक रूप से कितना भी वो ताकतवर हो, सभी पर कानून लागू होंगे। और विधि के समान संरक्षण यानी एक कानून जो होगा तो सब, चाहे कोई भी वर्ग का समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो एक कानून के द्वारा सभी को उसी कानून के माध्यम से संरक्षण हम देंगे। ठीक है, आगे देखो हम चर्चा करें तो कहता है फ्रेंड्स यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है, जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता की मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रवादी ये चाहते थे क्या कि जो सत्ता जो हमारी है तो उसके द्वारा मित्रों यानी सत्ता का गलत तरीके से इस्तेमाल न हो, इसलिए उन्होंने संविधान में, ठीक है, क्या कहता है कि इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी हो। बिल्कुल सही बात है कि संविधान में अपने ऐसे प्रावधान जोड़ दिए कि उससे जो है एक कानून का शासन चले। ठीक है, और आर्टिकल 13 की मैं अगर आपसे चर्चा करूँ तो मित्रों कोई भी संसद या कोई भी विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो
असंगत हो, ठीक है, यानी जो गलत हो वो कानून नहीं बना सकती, वो कानून जो है विधि शून्य करार दे दिया जाएगा। आगे कहते हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 की मैंने आपसे चर्चा कर ली कि विधि के समक्ष क्षमता है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो क्या कहता है, हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 15 में मैंने आपसे और आर्टिकल 16 में, दोनों में मैंने आपसे कई बार इसकी चर्चा कर ली है। आज मैं इसकी आपसे समक्ष चर्चा नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ कि आप इस बारे में जानते होंगे। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। वही बात निकल कर आ रही है कि कानून कोई सा भी होगा तो विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण सभी को होगा, यानी एक कानून के द्वारा ही हम सभी को संरक्षित करेंगे। आगे कहते हैं कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वही बात पूरी मित्रों आर्टिकल 14 की आप बातें निकल कर के आएगी पूरी, कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, कोई भी उससे ऊपर नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। बिल्कुल सही बात है। हालांकि हमने जो है राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेष रियायतें भी दी है, उसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, फिर कहता है किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से ही ऐसा ही था? यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया ना, तो हम उसके अपराध को सिद्ध करेंगे, तब जाकर के हम उसको जो सजा देंगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। यानी कह रहा है कि प्राचीन जब भारत होता था, यानी प्राचीन भारत में बहुत से कानून होते थे, और कह रहा है कि अलग अलग मामलों के लिए हम अलग अलग कानूनों का उपयोग करते थे। और कहते हैं कि विभिन्न समुदाय इन कानूनों को, कह रहा है कि विभिन्न समुदाय जो होते थे इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। यानी अलग अलग कानूनों को अलग अलग समुदाय के लोग अपने हिसाब से उपयोग करते थे, और कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। ठीक है, और मित्रों जो हम बात करते हैं अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद जो 20 की हम बात करते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मित्रों ये सभी बातें मैंने मूल अधिकारों के चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन करा रखा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने भी वो लेसन्स नहीं देखे या कोई भी कन्फ्यूजन है मूल अधिकारों के बारे में, मैं दावा करता हूं मित्रों आपकी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन अगर होगी ना तो आपको दूर हो जाएगी। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 20 में हम बात करते हैं अपराधों के लिए। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी उसमें हम इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर भी किसी व्यक्ति ने अपराध किया ना, तो उस अपराधी को हम जो एक ही सज़ा देंगे, यानी उस अपराधी को हम उस जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए हम एक ही सज़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसने अपराध तो एक किया है और हम सज़ा उसको दो दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को हम अलग अलग सजाएं देते थे। जैसे निचली जाति मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। यानी ये कह रहा है कि औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश जब हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो फिर ऐसी व्यवस्था हमारे देश में पनपी, और ऐसी उनकी जो है यानी उनकी जो व्यवस्था थी अपराधियों को दोष यानी अपराधियों को दंड देने की, तो ऐसी उनकी व्यवस्था थी कि फिर आगे जाकर के हमने जो है जाति के आधार पर समाज में जो भेदभाव किया जाता था सजाएं देने में, तो वो जो भेदभाव था वो खत्म होने लगा। और आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे कानून में, हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात का काफ़ी विवाद भी रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानीपन पर आधारित था। यानी ये कह रहे हैं कि बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत देश में जो कानून की शासन की जो शुरुआत हुई ना, वो हमने जो है यानी वो जो शुरुआत हुई कानून के शासन की वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस शुरुआत हुई थी, औपनिवेशिक शासन के द्वारा। लेकिन इस पर जो विवाद भी है, और विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वो जो है कानूनों को मनमानी तरीके से लागू करते थे। दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यानी दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, औपनिवेशिक शासन के द्वारा हमारे देश में कानून का शासन नहीं बन पा, हमने तो क्या किया कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी कारण से मित्रों कानून का जो शासन हमारे देश में उत्पन्न हुआ, और उसी के तहत हमारे देश में कानून का शासन चलता है। आगे फ्रेंड्स कहते हैं 1870 का राजकोट एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। यानी 1870 का राजकोट एक्ट आया तो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की वह मिसाल था। आगे कहते हैं कि इस कानून में, कहते हैं फ्रेंड्स, इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। यानी राजद्रोह जो देश के साथ अगर कोई
गद्दारी करता है तो उसमें जो है उसकी परिभाषा हमने दे रखी थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जाता था। यानी वही बात जो मनमानेपन की यहाँ बात निकल करके आ रही है ना मित्रों, वही बात यहाँ पे करें कि 1870 का राजकोट एक्ट था और उसमें जो है अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का अगर मान लीजिए विरोध करेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा तो हम उसको बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये राजकोट एक्ट था। और आगे फ्रेंड्स पहले हम रोलेट एक्ट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो 1919 में आया था और उसी के विरोध में मित्रों फिर जाकर के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ तो उसी के उपलक्ष्य में फिर आगे जाकर के जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ। हालांकि उसकी चर्चाएं काफ़ी लंबी है। फिर हंटर कमीशन गठित हुआ, जनरल डायर को जो सजा भी दी गई लेकिन वो सज़ा से मुक्त भी हो गया। तो आगे देखो इसी के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत ही सरल तरीके से मैं धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है कि रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण था। बिल्कुल सही बात है। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। बिल्कुल सही बात है कि रोलेट एक्ट यही था कि सरकार क्या करेगी मित्रों, बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को कारावास में डाल देगी। तो इसी कारण से उसी के विरोध में तो फिर महात्मा गांधी जी ने जाकर के फिर सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह सभा भी फिर वहाँ पे गठित हुई। कहते हैं कि महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी मित्रों क्या हुआ कि रोलेट एक्ट फिर जो है ब्रिटिशर्स ने, यानी जो औपनिवेशिक शासन था हमारे भारत पर जो राज कर रहा था, तो उसी के द्वारा रोलेट एक्ट को जो लागू कर दिया गया। तो इसी के संदर्भ में फिर लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध फिर आगे जाकर के मित्रों तब बनपा ज़्यादा कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को मित्रों के यहाँ जो अंग्रेजी शासन में भारत में राज कर रहे थे तो उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो इन दोनों लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया तो गांधी जी और अन्य नेता जो है इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, ठीक है। और इसी के संदर्भ में वहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग जो है लगभग बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। कहते हैं कि इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसी के संदर्भ में फिर सभा का आयोजन किया गया। आगे कहते हैं कि जिस समय ये सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर गोलियां चलाना, यानी अंधाधुंध उसने गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य जख्मी भी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलियों का दृश्य दिखाया गया। तो इस पेंटिंग को देखो मित्रों हम पहले देख लेते हैं। ये पेंटिंग है, ये वास्तविक पेंटिंग है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और मित्रों कई लोग तो ऐसे थे मित्रों, ठीक है, यानी कई लोग तो ऐसे थे कि जो उन्होंने जान बचाने के लिए मित्रों वो कुएं में तक कूद गए थे। यानी कुआं था और कुएं में पानी भरा होता था तो वो जान बचाने के लिए मित्रों उस कुएं में कूद गए। तो लगभग संख्या ये बताई जाती है कि लगभग 1000 लोग ऐसे थे कि उसमें जो है वो मारे गए थे। और आज भी मित्रों जलियांवाला बाग जो है तो वहाँ पे मित्रों जो दीवारें हैं तो उन दीवारों में जो जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलवाई गई थी तो उन दीवारों में आज भी मित्रों उसके छेद बने हुए हैं, ठीक है। आप नेट पे सर्च करके देखना, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने चर्चा कर ली जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है। अब देखो हम चर्चा कर रहे थे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। सही बात, अगर आपके ऊपर कोई जबरन गलत तरीके से कोई कानून थोपा जाएगा तो उसका विरोध बिल्कुल करना होगा। अपनी बातों को मनवाने के लिए, यानी अंग्रेज क्या करते थे, अपनी बातों को मनवाने के लिए यानी वो गलत तरीके से कानूनों को थोपते थे। और फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने फिर संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था, यानी लोगों ने क्या किया, फिर उसके खिलाफ संघर्ष किया। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। यानी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मजबूरी में उसका पालन करें, ठीक है। हमारे उसके द्वारा यानी हमारे जो अधिकार हैं वो बने रहें, मानवाधिकार हो या मूल अधिकार हो, तो वे सभी उसके द्वारा सुरक्षित हों। आगे कहते हैं कि वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित। तो बिल्कुल सही बात है कि कानून ऐसे होने चाहिए कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय मिले उस कानून के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ विचार एवं व्यक्ति की उसमें स्वतंत्रता हो, ठीक है। एक जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाले मित्रों वो कानून होने चाहिए। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ये कहता है कि 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था, यानी वकालत का जो पेशा है वो ज़्यादा उभरने लगा था 19वीं शताब्दी के
आखिर में तो कानूनी पैसे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। यानी जो विदेशों की जो अदालतें होती हैं ना मित्रों, तो यहाँ से जब बैरिस्टर की या वकालत की पढ़ाई जब करके जाते थे लोग, और उसी के संदर्भ में जब गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे मुकदमा लड़ने के लिए, तो उसी का भी हम इसमें संदर्भ जोड़ सकते हैं। तो वही तो ये कह रहा है कि हमें जो है दूसरी अदालतों में भी सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए, बल्कि वहाँ पर सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। यानी वो वकालत उन्होंने कर रखी थी, तो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, फिर जो है उन कानूनों का इस्तेमाल वो करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में बहुत से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। यानी मित्रों फिर ये कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के जो कानून है, उनको गलत कानूनों को समाप्त करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो भी उसमें जो है अपनी भूमिका निभा रहे थे। आगे कहते हैं कि संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया। यानी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि संविधान जब हमारा बन गया, स्वीकृति हमने जब दे दी उसको, तो ये जो दस्तावेज है यानी संविधान एक ऐसा आधारशिला बना कि उसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबरी हिस्सा मिल सकता है। यानी जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट जब हम लेकर के आए 2005 में, तो उसके माध्यम से हमने जो है जो हमारी महिलाएँ बच्चे जो हमारी बेटियाँ हैं, बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। और इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून को प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, यानी कानून का वे प्रस्ताव कैसे लाते हैं, इसके बारे में हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे। यानी अब हम फ्रेंड्स चर्चा करेंगे कि आखिर जो कानून बनते हैं ना, वो कानून आखिर कैसे बनते हैं। और मित्रों पिछले लेसन में भी आपसे मैंने चर्चा की थी कि एक जो विशेष जो प्रक्रिया हमने बनाई गई है ना कानून की, कि जो हमारे मंत्री जो होते हैं या गैर सरकारी सदस्य जो होता है वो कैसे बिल लेकर के आते हैं, और फिर उसके माध्यम से जो है हम सदन में उसको रखते हैं, उसको पारित करवाते हैं, फिर दूसरा सदन में भी भेजा जाता है, ठीक है, सेलेक्ट कमेटी के पास वो भेजा जाता है। तो उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी, तो ज़रूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। संसद का टॉपिक है, तो संसद के टॉपिक में मित्रों आपको वो जो है कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, नए कानून आखिर कैसे बनते हैं। कहता है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, और यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। कैसे? आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यानी समाज के जो कितने भी वर्ग या समुदाय हैं वो किसी कानून की आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा कानून हमारे लिए बनना चाहिए, यानी उनके लिए हित में हो, जनहित में वो कानून होना चाहिए। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। बिल्कुल सही बात है कि संसद की उसमें जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के समक्ष अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, तो उनके लिए जो है कानून लेकर के आए। और ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि वह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता हो, ठीक है। आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ थी। यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मित्रों 2005 में ये बनकर के आया था, तो उसी के बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनेगा। तो पहले यहाँ पे देखो इस पिक्चर के माध्यम से SDG 5 की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 2015 में हम लेकर के आए थे, तो जो 2030 तक ये चलेंगे। तो ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है मित्रों। किसकी? जेंडर इक्वलिटी की ये बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 5 कि हमने जो है यानी महिला हो या पुरुष सभी को हम समान नज़र से देखेंगे, सभी को समानता का अधिकार हम देंगे। और आगे देखो क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब डिस्कशन आ रहा है मित्रों, ध्यान से सुनेगा। कहता है जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि सामान्यतः तो पति ही पत्नी के साथ जो है मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, वो घरेलू हिंसा है। आगे फ्रेंड से कहते हैं कि औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एक तो उसको शारीरिक आपने
चोट पहुंचाई, साथ ही साथ उसको मानसिक रूप से भी आपने उसका आघात किया है, मानसिक जो मन है उसका, उसके ऊपर आपने आघात पहुंचाई है। और कहता है कि यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। यानी जो हम शोषण उसका कर रहे हैं, मौखिक भी हो सकता है या यौन शोषण हो सकता है या आर्थिक शोषण, यानी दहेज जैसे जो मामले निकल करके आते हैं मित्रों, तो ज़्यादातर मामलों में आर्थिक शोषण भी यानी आर्थिक शोषण भी हमारे को ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है। और आगे कहते हैं कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। यानी घरेलू जो वर्ड है, शब्द है, उसकी जो है हमने उस शब्द को हमने व्यापक बनाया है। कैसे? अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। यानी क्या कह रहा है, घरेलू शब्द में कौन कौन आएगा? पहले तो हम पत्नी को ही शामिल करते थे, लेकिन ये कह रहा है ऐसी महिलाएं भी हम उसको घरेलू हिंसा में ऐसी महिलाओं को भी हम शामिल करेंगे कि उस पुरुष के साथ उस मकान में अगर अन्य महिलाएं भी रह रही है तो वे भी, और पुरुष अगर उनके साथ भी किसी प्रकार का गलत तरीके से हिंसा करता है तो उसको भी हम घरेलू हिंसा मानेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि ये घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ निकल करके आएगा, कॉमिक्स के माध्यम से क्या समझाया जाएगा हमारे को, ध्यान से सुनेगा। यहाँ देखिएगा, अरे सजिया आज का अखबार पढ़ा तुमने, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। कौन सी बात है उसकी हम चर्चा करें। देखो कहता है महिलाओं के लिए ही क्यों हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। यानी फिर ये कह रही है कि महिलाओं के लिए ही अच्छा क्यों है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो। बिल्कुल। और ये कहता है कि हिंसा मुक्त परिवार तो सभी के लिए होना चाहिए, केवल महिलाएं ही क्या हिंसा का शिकार थोड़ी होती है। और ये कह रहा है कि सभी के लिए जो है एक परिवार ऐसा हो कि हिंसा वहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है देखो न कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। यानी ये कह रहा है कि कानून जो बन करके आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो बहुत समय इसमें बनने में लग गया और ये भी तब बना जब हमने इसकी ज़रूरत महसूस करी। अब देखो आगे कहते हैं कि कुसुम और सजिया एक महिला संगठन की सदस्य है, उसे इस सफ़र की एक कड़ी याद है। यानी एक संगठन की वे सदस्य हैं और कैसे ये कानून बना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उसी के बारे में उनको जो है सारी कहानी याद है। अब देखो आगे क्या कहता है, अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन है। क्या बात देखो निकल करके आएगी यहाँ पे, देखिएगा, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। ये महिला कह रही है मित्रों कि मेरा पति मुझसे मारपीट करता है, घरेलू हिंसा मेरे साथ होती है और मैं जो इसको अभी तक बताया नहीं है मैंने किसी को भी, तो मैं अब जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पे देखो ये महिला क्या करिए, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बुरा कहते हैं मुझे, ठीक है, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। यानी दोनों महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है। और फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। यानी ये महिला कह रही है कि पुलिस को मैं इस मामले में पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप मैं नहीं करना चाहती, उनको पुलिस को इस मामले में नहीं लाना चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो मामला है वो शांति से निपट जाए। फिर कहता है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे अपने घर से न निकाला जाए। ये महिला कह रही है कि मुझे घर से न निकाला जाए, ये कह रही है कि मेरे साथ मारपीट बंद हो जाए। अब देखो यहाँ क्या बात निकल करके आएगी कि बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। यानी फिर ये कह रही है कि ये जो दोनों कानून हैं ये फौजदारी के कानून हैं, और जो आप बात निकल करके आ रही है कि मुझे जो है मेरे साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए और मेरे साथ जो है, यानी इस यहाँ पे जो निकल के आती है कि मुझे घर से निकाला जाए, तो ये कह रहा है कि दोनों ही कानून फौजदारी, यानी दोनों ही मामले फौजदारी कानून के अंतर्गत हैं और ऐसा ये मामला इस प्रकार से नहीं निपट सकता। अब देखो यहाँ पे क्या बात निकल के आएगी, नेक्स्ट कहते हैं 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आपत्ति सुनी है, हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है, वे अपने मकान में रहना चाहती है, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। यानी ये सारी मित्रों बात चर्चा निकल के आ रही किसके, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनकर के आया था 2005 में, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, तो वो कैसे बनकर के आया उसी की यहाँ पे चर्चा निकल करके आ रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि महिलाओं के साथ मारपीट बंद हो, ठीक है, और हमें इसके लिए कानून भी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी
घरेलू हिंसा का मतलब ये होना चाहिए कि उसमें शारीरिक आप हिंसा ना करें, आर्थिक रूप से यानी किसी प्रकार से दहेज के मामलों को लेकर के आप उसके साथ हिंसा न करें, यौन हिंसा न करें, आप मौखिक रूप से उसके साथ बदतमीजी न करें, भावनात्मक रूप से आप जो है इमोशनली आप उसको जो है टॉर्चर ना करें। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकल के बात आएगी कि साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। यानी मित्रों, अगर कोई मकान साझा मकान है, शामिल में लोग रहते हैं, परिवार के सदस्य, तो उस समाज यानी उस परिवार की जो महिला है उसको भी उससे जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आर्थिक मदद के लिए बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी महिलाओं के साथ अगर कोई भी ज़्यादा मारपीट होती है तो आर्थिक मदद भी उसको मिलनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, क्या कहता है, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। यहाँ पे देखिए, महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। यानी घरेलू हिंसा एक्ट बनाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद की जा रही है, कानून की मांग की जा रही है। और आगे ये कहता है कि आखिरकार 2002 में विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। यानी फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो बिल है, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा बिल जो है विधेयक, वो 2002 में संसद में आया। और यहाँ पे देखिएगा, इस विधेयक में कोई भी वह बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। यानी बिल जो आया, फिर ये कह रही है महिला कि इस विधेयक में ऐसी कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। यानी हमें जो चाहिए था ना कि महिला के साथ आर्थिक रूप से, ठीक है, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से हिंसा न हो, तो वे सब बातें इस बिल में नहीं है। चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं महिलाएं और कह रही है कि हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। यानी जो महिलाओं को चाहिए था वो इस विधेयक में नहीं मिल रहा था। आगे यहाँ देखिएगा, चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करना चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। यानी अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बना रही है। और आगे देखो, कहते हैं कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला संगठन दोनों ने मिलकर के क्या किया, जो संसद की जो स्थायी समिति है, तो उस स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए हैं। और यहाँ देखिएगा, कहते हैं कि संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं है। यानी घरेलू हिंसा की आपने इस बिल में जो परिभाषा दी है उस परिभाषा से हम सहमत नहीं है। हमें तो मित्रों एक नई परिभाषा, अच्छी वाली परिभाषा हो, जिसमें घरेलू हिंसा जो है उसको सही तरीके से समझाया गया हो, तो ऐसी वाली हमको जो है परिभाषा उस एक्ट के अंदर चाहिए। तो महिलाएं जो संगठन है और राष्ट्रीय महिला आयोग उसके माध्यम से ये सुझाव सौंपे गए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। यानी महिला संगठनों ने जो सुझाव दिए थे कि हमें जो है नई परिभाषा के साथ अच्छा वाला एक्ट चाहिए, तो उसकी जो जितनी भी मांगे थी उनको मान लिया गया। और 2005 में संसद के सामने एक नया बिल पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 से घरेलू हिंसा कानून लागू हो गया। यानी 2005 में ये एक्ट बना और 2006 से हमने इस एक्ट को लागू कर दिया। तो ऐसे मित्रों घरेलू हिंसा जो एक्ट है वो बन करके आया। और आगे कहते हैं कि अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान क्या बात की जा रही है कि यह एक नया कानून है। फिर यहाँ पे देखो कहता है कि यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा भी पेश की गई है। यानी यह ऐसा पहला कानून है जिसमें घरेलू हिंसा की जो है मित्रों व्यापक रूप से हमने जो उसमें परिभाषा दी है और महिला संगठनों को सुझाव को मानते हुए एक अच्छी और व्यापक हमने उसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है। आगे कहते हैं कि यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। यानी ये कह रहा है कि जो उसने बात की थी कि महिलाएं उसके पास न्याय मांगने आई, तो उसने जब कहा था आदमी ने कि यह तो फौजदारी कानून है, तो फिर ये जो हमने दीवानी कानून बनाया और उसके माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा यहाँ पे महसूस होगी और उनके खिलाफ जो अधिकार उनके जो है वो बने रहेंगे। आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि यह कानून बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश पारित कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अपने खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। यानी महिलाओं को प्रावधान अधिकार दे दिया कि अगर आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉर्चर होता है, चाहे मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो आप उसके लिए जो आदेश पारित करवा सकती है और खर्चों के लिए और आर्थिक सहायता आप उसमें वहाँ से प्राप्त कर सकती है। आगे कहते हैं कि अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है।
हाँ, हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। यानी एक सफ़र और हमने शुरू किया कि जो बातें इस कानून में कही गई हैं, जो जो प्रावधान, जो जो प्रोविजंस इस कानून के, इस एक्ट के माध्यम से कहे गए हैं, हम उसका जो है पूर्ण रूप से लागू करेंगे। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका और सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित भी करना होगा। यानी ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भी कानून है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बना हुआ है, तो उसके बारे में हमें जो है महिलाओं को जागरूक भी करना होगा, क्योंकि कानून बनाने से ही उसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिलेगा, आखिर उसकी जानकारी भी तो लोगों को होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो मित्रों, यहाँ पे बात की जाती है कि आखिर आप घरेलू हिंसा से क्या समझते हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। और आगे कहते हैं फ्रेंड्स कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। यानी ये कह रहा है कि जो महिलाओं के साथ, यानी जिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, पीड़ित। जबकि ये कह रहा है कि उसकी जगह हमें सर्वाइवर शब्द का उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा सहज रूप से दिख सके। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त हों। यानी रिश्ता बराबर का है, पति और पत्नी। यानी एक जो गाड़ी होती है उसमें दो पहिए होते हैं, अगर उसके एक पहिया भी टूट जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि रिश्ता बराबर का है, और रिश्ता बराबर का है, दोनों की, उसमें पति और पत्नी की दोनों उसमें समान भूमिका है, तो उसमें जो है रिश्ता बराबरी का है, तो वो हिंसा से मुक्त भी होना चाहिए। ठीक है। आगे फ्रेंड्स देखो, आगे यहाँ पे क्या बात निकल करके आती है कि इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में इन नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यानी मैं कह रहा है कि आखिर कानून बनाने में, ठीक है, कानून बनाने में जनता की क्या भूमिका होती है, तो उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ जनता की भूमिका निकल करके आती है, और जनता जो चाहे वो जैसा अपने हित में कानून बनवा सकती है। आगे कहते हैं कि यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और संचार के माध्यमों के माध्यम से जो संसद की कामकाज है, संसद की जो कार्रवाई होती है, जो भी वह संसद काम कर रही है, कैसे वहाँ पे जो है जितनी भी प्रकार से कोई भी अगर वहाँ पे जो है वाद विवाद हो रहा है, तो उसकी जो है पारदर्शिता रूप से लोगों तक वहाँ उसकी कार्रवाई पहुँचती है। और आगे मित्रों कहता है कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, यानी ऐसे कानून तो हमने बना लिए जो जनता के हित में हो, लेकिन विवादास्पद कानून कौन से होंगे। तो कहता है, आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है, यानी जो लोगों के हितों के खिलाफ होता है। तो ऐसा कानून भी कभी संसद बना देती है, जैसे हाल ही में जो कृषि कानून है उनको सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि उसके जो है पक्ष और विपक्ष की बातें अलग अलग है कि वो सही भी थे या गलत भी थे, उसकी जो है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। यानी कह रहा है कि संवैधानिक रूप से तो वो कानून वैध है, लेकिन फिर भी लोगों को वो जो है कानून अच्छा नहीं लग रहा। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कृषि विधेयक। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है उसके पीछे नीयत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जिस लोकतंत्र में आम नागरिक संसद के द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी मित्रों ये कह रहे हैं, फिर अगर आपको कानून अच्छा नहीं लगता तो आप जो है टीवी चैनलों के माध्यम से या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप जो है उसके खिलाफ असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। यानी मित्रों वही बात करें कि अगर मान लीजिए बार बार किसी व्यक्ति को आप कहें कि ये कानून अच्छा नहीं है, ये कानून अच्छा नहीं है, तो फिर वास्तव में लोगों के ऊपर ऐसी भावना बन जाती कि वास्तव में ये कानून अच्छा नहीं है, और फिर संसद को भी उस पर जो है विचार करना पड़ता है। आगे कहते हैं कि उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। यानी मित्रों कह रहा है कि नगरपालिका की सीमा के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति रोडों के ऊपर पटरी पर जो दुकान लगाता है वो गैरकानूनी है। कौन से? नगरपालिका के कानूनों से। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है।
कहते हैं कि तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे, लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। यानी मित्रों, दोनों पक्ष यहाँ पे बात की जा रही है कि हाँ, वहाँ पे उनको दुकानें लगाना जो है गैरकानूनी है, लेकिन हम उसका एक पक्ष और देख सकते हैं, कैसा कि जो है वो लोग जो दुकानें वहाँ पे लगाते हैं वो बहुत ही सस्ती कीमत पर जो वहाँ के लोगों को, ठीक है, वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनसे उनकी रोजी रोटी भी चलती है और लिहाजा आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ती है। अगर कानून किसी एक समूह की हिफाजत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, क्या करें कि जो लोग ये सोचते हैं कि कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो कानून की जो है चुनौती देते हैं कोर्ट में, और यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसको जो नलीफाई यानी रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो ये कानून गलत अगर कोई कानून बन जाता है ना मित्रों, तो उसी की जो यहाँ पे बात की जाती है। और आइए यहाँ पे कुछ बात हमसे चर्चा कर रहा था, उसको हमने चर्चा कर ले। देखो, कहता है आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। बिल्कुल सही बात है कि लोगों ने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दमनकारी कानून लागू किए उनका विरोध किया। इतिहास में हमें ऐसे बहुत से समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा, रोजा पार्क्स नामक अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक अश्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। यानी क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने इस बात की चर्चा भी की थी। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यानी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे अफ्रीकी जो काले लोग हैं उनके लिए अलग कानून और गोरे लोगों के लिए अलग कानून, तो उसी का उसने विरोध किया। आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन भी शुरू हुआ। और आगे कहते हैं कि जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून वहाँ पे पारित किया गया और इस कानून के जरिए यूएसए में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित वहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई भी दे रही है। यानी यहाँ पे रोजा पार्क्स जो है वो बस में यात्रा करती हुई दिखाई यहाँ पे दे रही है। और आगे देखो यहाँ पे क्या बात निकल कर आती है। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, लेसन हमारा ये कंप्लीट हुआ कि कानून आखिर कैसे बनते हैं, कानूनों की समझ के बारे में डिटेल से जाना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।